नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह उमंग आप लोगों के समक्ष त्रिलोचन की एक कविता जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती उसके साथ प्रस्तुत हूँ। इस कविता की हम इस वीडियो में व्याख्या और भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में आलोचना सहित इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। तो इस कविता के पृष्ठभूमि को बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो यानी साहित्य गंगा पर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटी जान लेते हैं, उसके बाद हम इस कविता का पाठ करेंगे, तत्पश्चात इसकी व्याख्या पे हम लोग लौटेंगे। कविता कुछ इस तरह से शुरू होती है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। यह चंपा कौन है? यह चंपा एक ग्रामीण परिवेश की महिला है जो अपने अधिकारों के लिए क्या क्या जानती है। वह जरूर अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसको अपने अधिकार भली भांति पता है। कौन क्या कर रहा है वो उसको भी यह पता है। देश के राजनीतिक हालात कैसे हैं उसको भी यह पता है, लेकिन वह अशिक्षित है। इस कविता के माध्यम से त्रिलोचन ने जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना थी, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति थी, जो कि मजदूरों का पलायन होता था। खास तौर पे यूपी और बिहार से जो मजदूर को कलकत्ता कमाने के लिए जाते थे, फिर लौटकर जब वो कभी नहीं आते थे, उनका दर्द, उनके पत्नियों का दर्द, और इस कविता के माध्यम से एक दर्द और साफ साफ झलकता है, वह है बाल विवाह का दर्द। उस समय तत्कालीन समाज में बाल विवाह अपने चरम पर था। छोटे ही उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, और उसका अगर जिसके साथ शादी हो वह गलती से अगर कोलकाता चला जाता था तो अक्सर होता यह था कि वह कभी लौट कर ना आता था, क्योंकि आने जाने का संसाधन इतने ज्यादा उपलब्ध नहीं थे। तो जब वह लौट कर नहीं आ पाता था तो वहीं पे वह अपना संसार बसा लेता था और उधर ही अपनी फिर से शादी ब्याह कर लेता था, जिसके कारण वह फिर लौट कर नहीं आता था। ये इस पलायन का दर्द है। फिर इस कविता के माध्यम से गांधी बाबा का जिक्र आएगा, तो कहीं ना कहीं वह गांधी बाबा इस चीज के प्रति इस कविता के रूप में आते हैं कि गांधी बाबा जिस तरह से अपने अधिकारों के प्रति सशक्त है, उसी तरह से यह महिला भी अपने अधिकारों के प्रति सशक्त है। पहली बार मैं अब क्या करता हूं, इसकी पाठ कर देता हूं पूरे कविता की, तत्पश्चात मैं इसकी व्याख्या पे लौटूंगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, खड़े खड़े चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं पाता हूं अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूं। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। हारे गाढ़े काम करेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा बड़े अच्छे हैं। वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग रह साथ चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली
तुम कितने झूठे हो देखे। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखे। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ते में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। यह कविता पूरी हुई। कविता के जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक ग्रामीण परिवेश की स्त्री, ग्रामीण परिवेश की एक नटखट सी बालिका का चित्र हमारे सामने उभर कर सामने आता है। हम देखते हैं कि कैसे एक स्त्री, एक महिला, एक लड़की अपने अधिकारों के प्रति अपने नटखटपन से किस तरह से एक पढ़े लिखे समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति से संवाद करती है। यहाँ पे बाबा त्रिलोचन ने चिन्हती शब्द का प्रयोग किया है। चाहते तो वह पहचानती शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन पहचानना जो क्रिया है वह कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि यह पढ़े लिखे लोगों के लिए क्रिया बनी हुई है। ग्रामीण परिवेश में पहचानना शब्द उतना ज्यादा प्रयुक्त नहीं होता। ग्रामीण परिवेश में सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है चिन्हना। फला चीज को चिन्ह रहे, तो वह कह रहे हैं। और चिन्हना का यहाँ पे दूसरा अर्थ यह है कि वह स्त्री जो है, वह बालिका जो है, वह इस लायक नहीं है कि वह जो कागज पर लिखा हुआ है उसको पढ़ सके। यानी उसके स्मरण में यह नहीं है कि यह क्या चीज है, वह उसको पहचान नहीं सकती। लेकिन पहचान नहीं सकती है उसके संदर्भ में, उस बालिका की अगर संदर्भ में कहें, उसके अगर मुख से कहें तो वह चिन्ह नहीं सकती है। उस चीज को अगर चिन्ह नहीं सकती है, वह जो चिन्ह बनाए गए हैं, जो मात्राओं के चिन्ह हमने मात्रा चिन्ह लगाए हुए हैं, वह उसके पहचान में नहीं आते हैं, तो इसलिए वह चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। काले काले अक्षर, वह कहीं पे टाइप किए गए अक्षर हैं, वह किताबों की भाषा नहीं जानती है, वह पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है। वह अपने अनुभवों से जो भी उसका ज्ञान है वह अनुभव के आधार पे, अनुभव आधारित ज्ञान है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। त्रिलोचन कहते हैं कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं वह आ जाती है हमारे पास। वह आकर हमारे पास चुपके से बैठ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। वह चुपचाप सुनती है, बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी कौतूहल के। वह चुपचाप सुनती है कि आखिर यह हो क्या रहा है, इनका मंतव्य क्या है, यह जानना क्या चाह रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। उसे बड़ा अचरज होता है। वह जब हमको यह पढ़ते हुए देखती है, मैं जब किसी किताब को पढ़ता हूं तो उसमें देखता, वह बहुत ही आश्चर्यचकित भाव से हमको देखती है कि किस तरह से उस कविता से, उस कहानी से, उस उपन्यास से, जिसमें काले काले अक्षर, एक मुहावरा है कि काले अक्षर भैंस बराबर। जो अनपढ़ होते हैं, जो साक्षर नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ भी लिखा हो वह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वह नहीं जानते हैं कि यह क्या मुद्रित है। लेकिन यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि हम तो जान रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम पहचान रहे हैं कि यह क्या लिखा हुआ है, मैं इसे पढ़ पा रहा हूं, लेकिन जो चंपा है वह इसको पढ़ नहीं सकती है। इसलिए यह जो है वह उसके लिए, चंपा के लिए काले अक्षर भैंस के बराबर है। उसकी कोई ज्ञान नहीं है कि यह क्या है, इसमें क्या उद्धृत है, क्या मुद्रित है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। इस कविता में आगे जब बढ़ते हैं तो चंपा के स्वभाव के बारे में वो बताते हैं। चंपा सुंदर है, सुंदर की लड़की है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस से रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाहे करने जाती है। चंपा जो है वह एक निर्धन परिवार से आती है। वह निर्धन परिवार से आने के बावजूद, किस तरह से अशिक्षित होने के बावजूद अपने अधिकारों के प्रति सशक्त है, यह हम आगे की पंक्तियों में देखेंगे। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलमे चुरा देती है। वह इतनी चंचल है, उसका हृदय इतना चंचल है कि उसका बचपना अभी तक गया हुआ नहीं है, वह अभी छोटी है। यहाँ दो स्थितियां उत्पन्न होती है, या तो चंपा का बचपना नहीं गया है, या चंपा अभी सचमुच में बच्ची है।
चूंकि उस समय बचपन में बाल विवाह की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो इस वजह से कभी हो सकता है कि उसके तरफ भी ध्यान इंगित करना चाहता हो। नहीं चिन्हती है। तो अब कह रहे हैं कि वह हमारा कलम कभी कभी चुरा लेती है। क्यों चुरा लेती है? क्योंकि वह उसे यह अच्छा नहीं लगता। वह चाहती है कि जो भी सामने बैठा हो वह हमारे साथ खेले कूदे, उधम मचाए, हमारे साथ क्रीड़ा करे। वह अपने हृदय की शांति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने क्षणिक जो सुख है उसके लिए वह ऐसा करती है ताकि लोग हमको समय दें और चीजों में व्यस्त न रहें। वह अपना समय चाहती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं, पाता हूं अब कागज गायब। वह इस कलम और कागज के माध्यम से भी हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेलना चाहती है, ताकि उसका जो चंचल मन है, बाल मन है, वह भी विनोद कर सके। इसके बाद कहते हैं, चंपा कहती है, तुम कागज ही गोंदा करते हो दिन भर। तुम दिन भर कागज में ही डूबे रहते हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं सूझता। तुम दिन भर इन कागज के पोथियों के बीच में डूबे रहते हो। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़त जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। कहीं ना कहीं इस कविता का भी यही मर्म है कि जो प्रेम जानता है, जो हृदय दान जानता है, वही सही अर्थों में अगर देखा जाए तो पढ़ा लिखा है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी और गुणी है। यहां पे वह कह रहे हैं, चंपा कहती है, तुम कागज ही गोंदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं। फिर चंपा चुप हो जाती है। वह मेरे से सवाल करती है कि जो तुम कागज गोंदा करते हो, क्या यह अच्छा काम है? यह करने से कोई पेट भर जाता है? वह नहीं जानती कि पढ़े लिखे का महत्व क्या है, लेकिन वह अपने हृदय के अनुसार वह यह जानना चाहती है, क्या यह अच्छी चीज है? नहीं, उसके लिए यह अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जैसे ही वह सवाल करती है, मैं हंस देता हूं, तो वह झेप जाती है। कहीं ना कहीं उसके हृदय में स्त्री मन मौजूद होता है, जो कि तुरंत उसे झेपने पे मजबूर कर देता है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो। चंपा जब पढ़ लिख लेगी तो क्या करना है, आगे इस कविता में हमको बता रहे हैं। हारे गाढ़े काम करेगा, गांधी बाबा की इच्छा है। उस समय हमारे देश में गांधी बाबा जब जीवित थे, तो गांधी जी का यह सपना था कि भारत जो हो वह साक्षर देश बने, वह साक्षर और सशक्त बने। तो इस वजह से वह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम भी पढ़ लिख लो। हारे गाढ़े, जब तुम मुसीबत में रहो या जब कभी तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आए, कभी आपदा आए, तो उस समय यह तुमको काम करेगा, यह तुम्हें मदद पहुंचाएगा। यह पढ़ा लिखा तुमको उस समय बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। तो उसको बहलाने के लिए, उसको फुसलाने के लिए एक बात कहते हैं कवि त्रिलोचन कि गांधी बाबा का यह सपना है। गांधी बाबा कहते हैं कि सब लोग पढ़े लिखे साक्षर बने। तो वह कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बड़े अच्छे हैं, लेकिन गांधी बाबा क्या इतने अच्छे, इतने बुरे हैं कि वह पढ़ने लिखने को बोलेंगे? वहां सवाल करती है चंपा, जो है वह सवाल करती है कि क्या गांधी बाबा इस तरह से किसी के मन पे जो उसके हृदय के अनुकूल नहीं होगा वह बात करने को बोलेंगे, वह थोपना चाहेंगे? अगर यह कर रहे हैं तो गांधी बाबा फिर तो अच्छे नहीं हुए। और तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा कितने अच्छे हैं। सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा बड़े अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे? गांधी बाबा अगर अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं? मैं तो नहीं पढ़ूंगी, चाहे गांधी बाबा ही क्यों ना कहें, लेकिन मैं तो पढ़ने वाली नहीं हूं। वह अपने जिद पे अड़ी हुई है, उसका जो स्वभाव है, चंचल
चंचलता है वह उसको इस चीज पे, इस जिद पे अड़ने को मजबूर कर देता है कि वह अपने जिद पे अड़ी हुई है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे इन कागज लेखनी से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो संसारिक ज्ञान है, जो मुझे अनुभव से प्राप्त ज्ञान है, वही हमारे लिए सब कुछ है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा जब गाँव जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। वह कहते हैं कि जब तुम्हारा शादी ब्याह हो जाएगा, जब तुम अपने ससुराल को जाओगी, जब तुम्हारा गौना हो जाएगा, तब जो तुम्हारा पति होगा वह धनोपार्जन के लिए तुम्हें छोड़कर कलकत्ता की तरफ जाएगा, जहां वहां पे वो कुछ मजदूरी करके, कुछ फैक्ट्रियों में कुछ काम करके वह धनोपार्जन करेगा, जिससे तुम्हारी आजीविका चलेगी। तो चंपा कहती है तो बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, अपने पति को तुम कैसे अपना संदेश उस तक पहुंचाओगी, यह बताओ। तो वह कहती है चंपा, अच्छा अभी त्रिलोचन और आगे कहते हैं कि उसे कैसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लिख लेना अच्छा है। त्रिलोचन बताते हैं कि अगर तुमको अपना प्रेम पत्र अपने पति के पास पहुंचाना हो, या तुम्हारे पति का जो प्रेम पत्र तुम्हारे नाम आए उसे पढ़ना हो, तो तुम कैसे पढ़ोगी। अगर इन कागज पढ़ना लिखना नहीं जानोगी तो वह कैसे पहचानोगी कि, और कैसे जानोगी कि वह उसने क्या संदेश तुम्हारे लिए छोड़ा है। तो आगे वह कहती है चंपा, तुम कितने झूठे हो, देखा। वह कहती है अरे तुम इतने झूठे हो सकते हो, पढ़े लिखे होकर इतना झूठ बोलते हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी। वह कहती है कि मैं इतनी सशक्त हूं कि मैं अपने पिता के साथ अपना जीवन यापन करने को तैयार हूं, मैं अपने पिता के साथ ही रह सकती हूं, पिता के घर ही रह सकती हूं, लेकिन और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बलम के साथ ही रहूंगी, साथ संग रहूंगी। अगर मेरा शादी हो गया तो मैं अपने अधिकारों के प्रति, मैं अपने पति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होंगी, अपने हृदय का दान दे दूंगी उसे, लेकिन कभी उसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी, उसे कभी कलकत्ता जाने नहीं दूंगी, मैं उसको हमेशा अपने साथ रखूंगी। यह कहना चाहती है चंपा यहाँ पे। मैं तो अपने बालों को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। इस कविता के माध्यम से बजर गिरना भी एक जो मुहावरा है उसका प्रयोग त्रिलोचन ने यहाँ पे किया। इस मुहावरे का प्रयोग का यहाँ पे यह अर्थ है, ग्रामीण परिवेश की उन महिलाओं के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है जो यह नहीं जानती कि क्या है, कैसे है, लेकिन वह अपने अधिकारों के प्रति इतना सशक्त है कि वह कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे, कलकत्ते का सर्वनाश हो जाए। जो जगह ऐसा है जहां पे जाने के बाद हमारा पति हमारे पास वापिस न आता हो, उस जगह का सर्वनाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, वह जगह हमारे किसी काम का नहीं है, वह खत्म हो जाए, उसका विनाश हो जाए, उसकी सेवा समाप्त हो जाए, ऐसा वह कहते हैं। इसके माध्यम से वह एक संदेश देना चाहते हैं जो उस समय के मजदूरों के पलायन पर है, कि किस तरह से उस समय की जो मजदूरों की पत्नियां हैं वह भी अपने अधिकारों के प्रति कितना सशक्त है। इसी के माध्यम इतने के बाद मैं इस कविता को यहीं पे विराम देता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो जो हो उसमें इसकी आलोचना सहित व्याख्या करूं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।